आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है एक बित्ता लाल रुमाल। जो कि इस तरह है। सुखचंद्र को पिता बनने का सौभाग्य ढलती उम्र में जाकर मिला, जिसके कारण उसे अपने पुत्र से लगाव सा हो गया था। इसलिए वह घंटों सुबह सवेरे अपने पुत्र को गोद में बिठाकर आंगन के बरामदे में बैठा करते और तरह तरह की अच्छी बातें सिखाया करते। रोज नियत समय पर एक कौवा आंगन के पेड़ के डाल पर बैठ जाया करता और काँव काँव किया करता, जिसे देखकर पुत्र पूछा करता, यह क्या है? तब सुखचंद्र कहा करते, कौवा। जब पुत्र पूछा करता, यह क्या बोल रहा है? तब सुखचंद्र कहा करता, यह कह रहा है, भूख लगी है, भूख लगी है। तब पुत्र घर के बर्तन से रोटी का टुकड़ा लाता और छोटा छोटा टुकड़ा कर उसे खिलाया करता। कौवा रोज नियत समय पर आया करता और इसी तरह खाकर चला जाता। सुखचंद्र एक चावल के व्यापारी थे। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने एक ट्रक खरीद रखी थी। वो दूर दराज के इलाकों से सस्ते दामों में अनाज खरीद लाया करते और कुछ महंगे दाम करके उन अनाजों को धीरे धीरे बेचा करते। इन सब कामों को करते वक्त सुखचंद्र को चाय पानी पान सुपारी खाने पीने की एक आदत सी बन गई थी। वो स्वयं तो ऐसा करते ही साथ ही अपने संगे साथियों को भी इन सब चीज़ों का भरपूर आनंद दिया करते। अपना व्यापार करते करते उनकी सारी उम्र पार हो गई। उनकी दाढ़ी मूछें भी पक आई। अपने छोटे भाई को कुछ न करता देख और अपनी ढलती उम्र को देखकर सुखचंद्र ने अपना व्यापार कारोबार देखने का जिम्मा अपने छोटे भाई को दे डाला। वक्त बीतता गया, व्यवसाय चलता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि सुखचंद्र को अपने जेब खर्चे के लिए अपने छोटे भाई के पास हाथ फैलाना पड़ता। कभी कभी तो उनको कुछ रुपए मिल जाया करती, लेकिन यह भी कहा जाता, महंगाई का ज़माना है, खाने पीने को तो रोज़ मिल ही जाया करती, तो इसकी क्या ज़रूरत। सुखचंद्र की लाचारी ऐसी थी कि जिसे न तो कुछ कहते बनती न ही कुछ करते। एक दिन हर रोज़ की भांति शाम की बेला में सुखचंद्र दोस्त यारों के साथ सैर सपाटे को निकले। पुराने दोस्तों के रास्ते में मिल जाने के कारण उन्हें चाय की दुकान पर जानी पड़ी। चाय की चुस्की और पुराने दिनों की यादगार लम्हों में कुछ इस तरह खो जाते हैं कि उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता। बातों बातों में किसी ने मजाक में यह कह डाला, आज की पार्टी सुखचंद्र जी के नाम थी, इसलिए आज वो इसकी भरपाई करेंगे। लेकिन उनकी खाली जेबों का चोट ऐसा था कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आज नाक कट गई हो। ऐसी घटना घटने के बाद सुखचंद्र अपने दोस्त यारों के साथ घूमना छोड़ देते हैं। दिन रात आंगन के बरामदे में अब बैठा करते। यह सब देखकर घर के कुछ लोगों को रहा नहीं जाता। आस पड़ोस के लोगों की मिली भगत के कारण घर का बंटवारा भी कर दिया जाता है। सुखचंद्र के हिस्से में वो ज़मीन मिली जो बंजर होती है। लेनदारों की बात कह झोपड़ी का घर उनके हिस्से में दे दिया जाता है। कुछ समय बाद बाढ़ आने के कारण उनका छोटा पुत्र भी बाढ़ में बह जाता है। तंगहाल सुखचंद्र दुखों से बुरी तरह घिर जाता है। अब वह झोपड़ी के बरामदे में बैठकर केवल पुराने दिनों के बारे में ही सोचा करते। एक दिन वो कौवा आता है और काँव काँव करने लगता। सुखचंद्र कौवे को देखकर कहता है, आज मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। तब कौवा वहीं पास के रस्सी में टंगे सुखचंद्र के लाल रुमाल को लेकर वहां से चला जाता है और एक पीपल के पेड़ के डाल पर बैठकर उस जगह गिरा डालता है जिसके नीचे नाग नागिन का जोड़ा एक साथ बैठा करता। वह लाल रुमाल उन दोनों सर्पों के सिर से एक साथ ढककर नीचे गिर पड़ती है। तब वह कौवा उस रुमाल को लाकर उस झोपड़ी के छज्जी में फंसा डालता है। कुछ ही समय में सुखचंद्र के जीवन में बदलाव आने लगती है। सुखचंद्र को वो सब सारी ज़मीन वापस मिल जाती है जिसे किसी समय कुछ दबंगों ने
जबरदस्ती कब्जा जमा रखा था। बाढ़ में बहा नन्हे पुत्र को दूसरे गांव के कुछ लोग पहुंचा डालते हैं, जो कुछ समय पहले खो गया था। सुखचंद्र के हिस्से में मिली बंजर खेत से भगवान की सोने की मूर्ति मिलने के कारण सरकार खरीदकर एक मोटी रकम दे डालती है। ब्राह्मण होने के कारण कई लोग दर्जनों गाय बछड़े उनको दान कर डालते हैं। इस तरह सुखचंद्र पहले की तरह धनवान बन जाता है और उसका जीवन पहले की तरह सुखमय हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी विशेष तौर पर हमें यह प्रेरणा देती है कि आदमी के जीवन के अंतिम पड़ाव के समय भी जेब खर्चे के लिए कुछ रुपयों पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कितने लोग समझ नहीं पाते। और कौवा जीव होकर भी अपना उपकार नहीं भूला, लेकिन हम इंसान ऐसी बातों को भूल जाते हैं।